हेलो, साइंस रिवीजन में आज हम अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देख रहे हैं। ठीक है, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से मतलब है कि तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित तरीके से रखना ताकि उनका अध्ययन आसान हो सके और हम उसको सरलता से उन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। 118 तत्व, जिसमें 94 तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, वैज्ञानिक उनके गुणधर्मों के बारे में उनका पता लगाते गए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में पहनने के कपड़े अलग होते हैं, रसोई का सामान अलग होता है, बर्तन अलग होते हैं, बुक्स आपकी स्टेशनरी है, उनको अलग तरीके से संजो के रखा जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थित तरीके से रखने से हम अपना काम आसानी से कम समय में और सरलता से वो कर सकते हैं पूरा। तो इसी तरह से क्या हुआ कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों का अध्ययन किया बहुत ही बारीकी से और उनके गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्म यानी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर और उनके परमाणु रमन और परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों का अध्ययन किया और तत्वों को एक सारणी या टेबल में व्यवस्थित करके रखा ताकि उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। तो जैसे आपने दुकानदार को भी देखा है, वो अलग अलग चीज़ों को, खाद्य चीज़ों को अलग रखता है, साबुन अलग रखता है, नमक अलग रखता है, तो इससे आसानी होती है काम के तरीके में। तो इसी तरह वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करके एक टेबल बनाई थी, जिसमें उनके गुणधर्मों और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करके रखा हुआ था। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देख रहे हैं इसी व्यवस्था के अंतर्गत पहला कदम जो उठाया था तत्वों को वर्गीकृत करने का, तो वो था कि हमारे महान वैज्ञानिक डोबराइनर, जो कि जर्मनी के महान वैज्ञानिक थे डोबराइनर। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सबसे पहले 3-3 तत्वों के ग्रुप बनाए थे। डोबराइनर ने सबसे पहले 3-3 तत्वों के ग्रुप बनाए थे और उस ग्रुप में इस बात पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था कि इन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था तत्वों को, और इस बात की पहचान होती थी कि पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद दोनों का औसत निकाला जाए, औसत यानी आधा किया जाए। तो बीच में जो तत्व ने व्यवस्थित किया था उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर उसका मान आता था। सोचो बच्चों, कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान जोड़ के उसका औसत निकालना यानी आधा कर देना। तो बीच में जो तत्व व्यवस्थित इन्होंने किया था उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर उसका मान आता था। तो बच्चों, इस तरह से इन्होंने जो समूह बनाए उसको त्रिक कहा गया। त्रिक यानी 3-3 तत्वों का समूह। तो इस तरह से इन्होंने उस समय 3 त्रिक बनाए थे, 3-3 तत्वों के 3 त्रिक बनाए थे, जिसमें तीनों त्रिक में यही खासियत थी कि पहले और तीसरे का द्रव्यमान निकाल के उसका औसत कर दो, तो ये बीच में जो तत्व इन्होंने रखा था उसके मान के बराबर उसका औसत आता था। तो इन्होंने जो तत्व थे वो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को इन्होंने जब व्यवस्थित किया तो इन्होंने क्या किया कि लिथियम और पोटेशियम का मान निकाला और उसका आधा कर दिया। जैसे इन दोनों का मान आया कितना, इन दोनों का मान आया, हाँ, दोनों का औसत आया 23%। ठीक है, 39 और 6.9, तो ये आया 45.9 का आधा कर दिया। ठीक है, तो ये 23 इसका मान आया यानी बीच के सोडियम का। तो लगभग ये 3 समूह इन्होंने बनाए थे, इसे डोबराइनर का त्रिक कहा जाता है। तो ये 3 समूह तक बनाने में ये सफल रहे। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उससे आगे के वैज्ञानिकों को काफ़ी सहायता मिली और उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। तो इनके बाद में आए न्यूलैंड ने
सन 1866 में न्यूलैंड ने 1866 में जो उनके वो बनाए समूह बनाया, तो वो इन्होंने 8-8 तत्वों का ऐसा समूह बनाया जिसमें पहले तत्व के गुण धर्म हर 8वें तत्व के गुण धर्मों से मिलते थे। पहले तत्व के गुण धर्म हर 8वें तत्व के गुण धर्मों से मिलते थे। तो जिस तरह के संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर पहले स्वर से मिलता है, ठीक है, इसी तरह से इन्होंने तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया था कि पहले तत्व के गुण धर्म 8वें तत्व के गुण धर्म से मिलते थे। तो बच्चों, इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी 8 तत्वों का समूह के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने जब अपना समूह बनाया था, उस समय 56 तत्व विद्यमान थे और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के इन्होंने क्या किया था, अपनी टेबल में इन्होंने रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था, ठीक है। और न्यूलैंड की एक और थोड़ी सी बाद में जो निकाली गई, वो ये उनकी कमी थी कि इन्होंने नोबल गैस यानी जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके लिए भी इन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा था। उस समय क्या था कि जितने तत्व ज्ञात थे उतने ही तत्वों का इन्होंने अष्टक नियम बना दिया था। तो पहले डूबराइनर ने इसके तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया, डूबराइनर के बाद में न्यूलैंड ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया, और इसके बाद में मैनली वैज्ञानिक जो आए तो इन्होंने जो टेबल बनाई या जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के लिए जो सारणी इन्होंने तैयार की, वो उसी सारणी के आधार पर आज तत्वों का वर्गीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूस के वैज्ञानिक थे मैंडलीव। इन्होंने जो तत्वों की आवर्त सारणी है उसके विकास में इनका योगदान सराहनीय माना जाता है, ठीक है। इनका योगदान सराहनीय माना जाता है क्योंकि इन्होंने उन तत्वों के मूल गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान और भौतिक रासायनिक गुणों को इन्होंने समानता के आधार पर इन्होंने एक टेबल बनाई या समूह बनाया। तो मैनलीव ने जब कार्य किया तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे और उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और भौतिक रासायनिक गुणों के बीच में अध्ययन काफ़ी गंभीरता से इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा कि तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाली जो यौगिक हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे तत्व हैं जो प्रत्येक तत्व के साथ में अपने यौगिक बना लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अगर किसी तत्व से जुड़ता है तो वो तत्व ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जब किसी तत्व से जुड़ता है तो उसके हाइड्राइड बनते हैं। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन कौन से तत्वों से मिलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि उस समय जो 63 तत्व ज्ञात थे तो इन्होंने 63 कार्ड लिए और इन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग करते गए, ठीक है। समान गुण धर्म वाले जो तत्व मिल रहे थे उनको ये अलग करते गए और इन्होंने क्या किया कि उन कार्ड पर इनका नाम लिखा और उन्हें एक पेन में सारी कार्ड को लगा के इन्होंने दीवार से उसे टांग दिया, दीवार से इन्होंने टांग दिया ने समान गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान का भी इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में बहुत किया था। तो फिर इन्होंने देखा कि अधिकांश को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में वे तत्व व्यवस्थित हो गए। आरोही क्रम बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान के तत्व व्यवस्थित हो गए। तो मैनलीव ने जो आवर्त सारणी तैयार की उसमें तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण और उनके परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने अपनी टेबल तैयार की थी, ठीक है। तो इस तरह से 63 तत्वों को इन्होंने एक समूह या ग्रुप में
जो व्यवस्थित किया तो वह मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है, जिसकी उपयोगिता आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत अधिक है। तो बच्चे, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो समूह इन्होंने बनाए थे, तो बच्चों समूहों की संख्या थी 8। जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी, यानी जो आड़े में पंक्तियां आप देख सकते हो, तो आड़े में पंक्तियां हैं उनको बच्चों समूह कहा जाता है, और समूहों की संख्या थी 8। और जो ऊपर से नीचे की ओर हैं, जो खड़े में जो पंक्तियां हैं या खड़े में जो गिनती दी हुई है, उनको आवर्त कहा जाता है। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 8 समूह में और 6 आवर्तों में व्यवस्थित किया था, यानी पूरे 63 तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित कर दिया था। ठीक है, अब इनकी उपलब्धियां क्या थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। वैसे तो इन्होंने इसी क्रम में रखा था, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, लेकिन इन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण अगर एक समान है तो उन तत्वों को इन्होंने एक ही कॉलम में या एक ही खंड में रख दिया था, समान गुणधर्म वाले तत्वों को। तो कहीं कहीं ये विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं इनकी आवर्त सारणी में, कि कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व बाद में आ रहे हैं कहीं कहीं, और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व उनसे पहले आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान है 58.9। ठीक है, लेकिन इसको सारणी में निकेल है, निकेल का परमाणु द्रव्यमान है 58.7 से इसको पहले रखा गया था। तो ऐसे कुछ नाममात्र की विसंगतियां हैं जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में रखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि जिस समय इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक केवल 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन इन्होंने आवर्त सारणी में बीच में कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ रखे थे। आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान, यानी आगे खोजे जाने वाले तत्वों के लिए इन्होंने पहले से ही जगह खोज रखी थी या जगह बना रखी थी। तो उस समय तक ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी कि जो तत्व ज्ञात हैं उनको तो इन्होंने व्यवस्थित कर ही दिया था, लेकिन जिन तत्वों की खोज ही नहीं हुई है उनके लिए भी इन्होंने स्थान छोड़ रखा था। और बाद में यह देखा भी गया कि जब बाद में वैज्ञानिकों द्वारा नए तत्वों की खोज की गई तो उस समय जो तत्व ज्ञात हुए वाकई वो मेंडलीव द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान में गुणधर्मों और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया। तो इस तरह से मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी बना के तत्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मेंडलीव की सीमाएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है, इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। इन्होंने हाइड्रोजन जो तत्व है तो नियत स्थान नहीं दिया था, और यह उनकी पहली कमी थी कि ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के कुछ समय बाद सम स्थान को पता चला, यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी तो उसके बहुत समय बाद में समस्थानिक जानते हो बच्चों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक जिनके अलग अलग, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या था कि समस्थानिकों का बाद में पता चला था, तो किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान उनके जो है वो भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी तो उसमें कुछ कमियां ऐसी रह गई थी कि जो बाद में वैज्ञानिकों ने जो आवर्त सारणी बनाई
बाद के विज्ञान को निरावर सारणी का निर्माण किया और उसमें जिन तत्वों को रखा गया तो उसके आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी की काफी उपयोगिता साबित हुई। अब है आगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कि वैज्ञानिक मोसले सन 1913 में हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करते समय यह बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या बहुत अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ठीक है, तो क्या क्या कि इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक को आधार लेके तैयार की गई थी। ठीक है, तो इनका जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु फलन हुए हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी का जो निर्माण हुआ तो उस समय तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के समय 18 तत्वों की खोज की जा चुकी थी, जिसमें 36 पंक्तियां जो थी 7 थी, मतलब और बढ़ गई थी, और समूह समूह जो मेंडलीव के समय में 8 थे उनकी संख्या 18 हो गई थी, और मेंडलीव के समय में जो 34 पंक्तियां 7 थी यानी आवर्त 7 थे, 6 थे मेंडलीव में, और इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में इनकी संख्या 7 हो गई थी, यानी और तत्व जो ज्ञात हुए तो उनको व्यवस्थित तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। ठीक है, और इसकी एक खासियत और है आधुनिक आवर्त सारणी की कि इसमें धातुओं को अलग समूह में और अधातुओं को अलग समूह में रखा गया है, और बीच में जो उपधातुओं को रखा गया है, यानी ऐसी धातु हैं जो धातु से भी मिलते हैं ऐसे गुण और अधातु से भी मिलते हैं, तो उन्हें उपधातु कहा गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी धातु और अधातु के बीच में उपधातुओं को रखा गया है जिनके गुण की धातु और अधातु से दोनों से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बुआ जी थोड़ी रुक जाना, अभी हमारी छोटी हो गई। अरे यार, अब क्या करूँ।